गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके की जो अगली श्रृंखला है उसको डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपकी तैयारी को और अच्छा करेंगे। देखिएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा है देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और आप सभी के लिए आरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस अभी लेटेस्ट में होने वाला है। इन सभी वनडे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है और आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको जितने भी वीडियो पढ़ाए गए हैं स्टैटिक जीके के तहत उसमें सारी लिस्ट मिल जाएगी और पूरी लिस्ट को एक बार कवर करना है। एक बार आप अच्छे से रूटीन से नोट्स बना करके पढ़ते हैं, आपको जीएस में कोई हराने वाला नहीं है। आपकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग जीएस में होगी और एक बार बस पूरा वीडियो को कंप्लीट करके देखना है। और इसके साथ ही हम अगली श्रृंखला भी डिस्कस करेंगे तो वो आपको मिलेगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। आपके पास ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहे, प्रधानमंत्री जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और संसद। तो हमारे देश में सबसे जो मेन मुख्य चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त आप सभी जानते हैं, निर्वाचन आयोग का जो मेन लीडर होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राष्ट्रपति जी के साथ जाएगा। राष्ट्रपति जी मेन लीडर की नियुक्ति करते हैं। जो चुनाव आयुक्त होता है वो राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति कौन है अभी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। अगर हम राष्ट्रपति के द्वारा और नियुक्तियों की बात करें तो यूपीएससी मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग है, इनके अध्यक्ष की भी नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश। तो आपको ये मुख्य न्यायाधीश तथा उनके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगर हम लोग सीएजी की बात करें तो इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। सीएजी कंट्रोलर एडिटर जनरल, जिनको हम भारत का महानियंत्रक एवं लेखाकार के नाम से भी इनको जानते हैं। तो राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है और फर्स्ट पर्सन, देश का सर्वोच्च पर्सन होता है ये। तो आप राष्ट्रपति से ध्यान रख सकते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष, उसमें सांसदों द्वारा चुना गया मेन व्यक्ति प्रधानमंत्री। अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, सारे सांसद जीत करके चाहेंगे एक अपना लीडर चुनेंगे, उसको हम लोग लीडर के तौर पर फिर वो उसे प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। संसद हमारे देश का अभिन्न अंग है जो मिल करके बनती है। आप ध्यान रखिए, लोकसभा प्लस का राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, ये इन सब से मिल करके बनती है संसद। क्या बनती है, संसद। अगर किसी राज्य को बनाना है, किसी राज्य में लोकसभा सीटों को कम बढ़ करना है, कुछ भी गतिविधियां, किसी राज्य का नाम करना है, चीन को भारत में मिलाना है, ये सब काम संसद का है। किसको, संसद का। तो आप ध्यान रखिएगा, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके बनेगी। तो आप ये ध्यान रखना है सभी को। आगे, अगर किसी भी देश का हम जबरदस्ती अपने देश में उसको मिलाएं, वैसे तो हमारी नीयत नहीं है ऐसी। अगर हम किसी जमीन को जीतते हैं या परिवर्तन करते हैं तो ये सारे काम संसद के हैं। अभी हमारा जो पोप के विरुद्ध अधिकार है, हमारा अधिकार, उसके निर्णय के बारे में भी
संसद ही सोचेगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फरक्का डैम किस नदी पर स्थित है? कौन सा डैम? फरक्का। आप सभी से नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे, और नदियों से हम पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो फरक्का डैम पूछा गया है यहाँ पर। फरक्का डैम को ध्यान रखो, ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल आप सभी जानते हैं इसकी राजधानी कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी पर स्थित, कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर स्थित। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। तो पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम स्थित है और किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शनों पर बात कर लें, देखिएगा सोन नदी पर मध्य प्रदेश में बाण सागर परियोजना है। कौन सी? बाण सागर परियोजना। अब किस नदी पर है बाण सागर परियोजना? सोन नदी पर। कितने राज्यों की सम्मिलित है? तो 3 राज्यों की सम्मिलित है, एमपी प्लस यूपी और प्लस बिहार। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना बाण सागर परियोजना। और कहां पर स्थित है? तो शहडोल में स्थित है। कहां पर? शहडोल में। और किस नदी पर? तो सोन नदी पर स्थित है। तो आप सोन नदी से एक परियोजना ध्यान रखेंगे, बाण सागर। सेकंड हमारा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना है। कौन सी परियोजना है? नागार्जुन। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो नागार्जुन परियोजना किस नदी पर? कृष्णा। श्रीशैलम अलमट्टी भी यहीं पर है, श्रीशैलम। तो श्रीशैलम परियोजना भी कहां पर मिलेगी आपको? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमट्टी, ये तीनों की तीनों परियोजना कृष्णा नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। महानदी की बात करें तो महानदी पर एक देश का जो सबसे लंबा डैम है, देश का सबसे लंबा डैम, उसको हम लोग जानते हैं हीराकुंड के नाम से। किसके नाम से? हीराकुंड। तो हीराकुंड डैम जो है तो वो आपको ध्यान रखना है महानदी पर है। और किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है फरक्का डैम, वो गंगा नदी के साथ जाएगा। कौन सी नदी के साथ? गंगा नदी के साथ। तो गंगा नदी आप ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताते रहें। सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? देखिए साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ओवरऑल स्टैटिक जीके है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चन ओल्ड ईयर पेपर से लिए गए हैं और आपके पेपर में आने की प्रबल संभावना है। तो बस अंत तक देखते रहिएगा। देखो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, हमने आपको एसआई मात्रक बहुत सारी निकालना ऑफलाइन क्लासेस में सिखाए। एसआई मात्रक निकालने के लिए आपको 7 सिस्टर की जरूरत पड़ती है और 7 सिस्टर हम आपको भरपूर रटवा दिए और उन्हीं में सब कुछ निकालना था, आपको निकालना भी सिखाए। तो यहाँ पर देखो एसआई मात्रक पूछा है विद्युत ऊर्जा का, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, किलोवाट घंटा। क्या आंसर है इसका? ए ऑप्शन ही करेक्ट है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। आवेश का मात्रक कूलाम है। आवेश का क्या है? कूलाम। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आवेश का मात्रक कूलाम है। और पास्कल दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का। पास्कल, इसको बार से भी डिनोट करते हैं, बार भी दाब का ही है। जूल कार्य का मात्रक, किसका? कार्य का। और शक्ति का भी है भाई साहब, कार्य और शक्ति का कौन सा मात्रक है? जूल है। तो आप ये मात्रक भी ध्यान रख सकते हैं और अच्छे से ध्यान रखिएगा। कार्य और शक्ति का जो मात्रक है वो जूल, पास्कल दाब का, कूलाम आवेश का, किलोवाट घंटा राइट आंसर है हमारा। तो वो विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। किसका? विद्युत ऊर्जा का। और ऐसा ही मात्रक हम आपको भरपूर सिखा दिए। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए कंटिन्यू बने रहो वीडियो के अंत तक। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर लिखा हुआ है, तो 1 जूल
ध्यान रखिएगा 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है? राइट आंसर आपको ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता। कभी कभी एक यंग स्ट्रॉन्ग पूछा जाता है तो 10 की पावर -10 होता है। ये कभी कभी छोटे छोटे से मान पूछ लिए गए हैं, तो आपको 1 जूल बराबर तो ध्यान रखना है 10 की पावर 7 अर्ग होता। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन लिए बस गए हैं। सेकंड क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए जी का मान अधिकतम होता है। पहले तो भाई साहब जी को समझ लो कि जी का है, तो जी गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो जी का मान कितना होता है? तो इतना मान भी ध्यान रख लो, जब त्वरण है तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका मान भी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान आपको ध्यान रखना है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब जी का मान अधिकतम होता है तो आपके पास ऑप्शन है, तो धरातल पर ही आप देखेंगे इसको। अगर हम लोग पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। और फिर नॉर्थ गोलार्ध है और साउथ गोलार्ध है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जाते हैं या नीचे की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता जाता है। जी का मान क्या होता है? जी का मान बढ़ता जाता है। जी का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। जब आप इक्वेटर से नीचे की ओर जाएंगे या इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और न्यूनतम होता है इसी इक्वेटर पर। न्यूनतम कहाँ होगा? इसी इक्वेटर पर ही होगा। ये जो रेखा हो बीच की बीच डिवाइडेशन, सबसे बड़ी रेखा भूमध्य रेखा, सबसे न्यूनतम जी का मान इसी रेखा पर होता है, ध्यान रखना है। और ऊपर जाएंगे तो मिलेंगे ध्रुव। क्या मिलेंगे? ध्रुव। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता। क्या होता? ध्रुवों पर अधिकतम। और न्यूनतम कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर। और कभी कभी अगर केंद्र की बात कर लें तो वहां पर हो जाता शून्य। वहां पर क्या हो जाता है? शून्य। अब आओ आंसर पर। तो जी का मान अधिकतम होता है, तो ए ऑप्शन से ही हम कंफर्म कर लेंगे, ध्रुवों पर होता है। कहां पर होता है? ध्रुवों पर। सबसे अधिक जी का मान ग्रेविटेशनल जो त्वरण है वो ध्रुवों पर होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और पृथ्वी के केंद्र पर शून्य। और नन ऑफ दीज तो है ही, आपको ये उसमें से कोई मतलब ही नहीं है। तो भूमध्य रेखा पर होगा न्यूनतम, इस पर क्या होगा? न्यूनतम होता है। आप ये ध्यान रखिएगा, कैसा होगा? न्यूनतम। और पृथ्वी के केंद्र पर होगा शून्य। तो ये जी के मान से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और भरपूर पूछे गए। बस आप एक बार वीडियो को शेयर करो और देखते रहो। 20 क्वेश्चन से आपको 50+ क्वेश्चन बन जाएंगे। और नोट्स बनाओ और कंटिन्यू पढ़ो। सिलेक्शन तभी होता है जब सर का पसीना पैर से निकल जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। पेशेंस की जरूरत आपको पड़ेगी, तो वो पेशेंस और मोटिवेशन आपको इधर उधर सोशल मीडिया का प्रयोग करना है और लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है। सिलेक्शन तभी होगा। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिएगा, दूध से क्रीम निकालने का पर घनत्व क्या होता है? कई लोग इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं। दूध से आपने निकाली क्रीम, दूध से क्या निकाली? क्रीम, तो घनत्व क्या होगा? कई लोग लगा देते घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन भाई साहब बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा बढ़ जाएगा। स्थिर नहीं हो सकता, बढ़ जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा, ना कि घटेगा। तो दूध से कभी भी क्रीम निकालो तो हमेशा और हमेशा घनत्व बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। याद बस कर लो आप लोग। तो घनत्व से ध्यान रखो, जब दूध से कभी भी निकाल दो क्रीम तो घनत्व हमेशा बढ़ेगा। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे।
जल का वाष्प, ये वाष्प है, जल का वाष्प में बदलना परिवर्तन है, जल का वाष्प में बदलना परिवर्तन है। ऑप्शनों पर बात करें, रासायनिक, भौतिक, गतिज, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा होगा भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक। देखिएगा कभी भी आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता, सीधा सीधा है भौतिक परिवर्तन। अगर मान लीजिएगा आपने देखा है भौतिक परिवर्तन में सीधा सीधा है, इसका एग्जाम्पल बर्फ से पानी का बनना, बर्फ से पानी का बनना, पानी का बनना, ये कहलाता भौतिक परिवर्तन। अगर हम लोग दूसरे परिवर्तन की बात करें, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता, रासायनिक परिवर्तन इसमें होता दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से किसका बनना, दही का बनना। अब इसका सीधा सीधा मतलब समझो, रासायनिक परिवर्तन में चीजें एक रूप से जब तब्दील होंगी तो वो वापस अपने रूप में नहीं आ सकती, तो रासायनिक। और अगर मान लीजिएगा आप एक रूप बदल दिए और फिर अपने रूप में आ गए, जैसे मान लो सावर सिंह को बना दिया कैटरीना, तो कैटरीना से फिर सावर बन जाए तो भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक। और अगर इनको कैटरीना बनाया और फिर कैटरीना से सावर कभी ना बने तो रासायनिक। तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल, आप एक कार्टून देखते होंगे शक्तिमान, तो गंगाधर से शक्तिमान बन जाए और फिर गंगाधर बन जाए तो भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पहले थे गंगाधर और गंगाधर से क्या बने, शक्तिमान, और शक्तिमान से फिर क्या बन गए, गंगाधर, वापस अपने रूप में, तो भौतिक परिवर्तन। और एक बार गंगाधर से शक्तिमान बने और जीवन में गंगाधर ना बने तो रासायनिक परिवर्तन। ऐसे ध्यान रखो। अब दूध से जब दही बन जाता है तो फिर उससे कभी जीवन पर्यंत दूध नहीं बनेगा, फिर उससे मक्खन बनेगा, जो आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन एज करेक्ट आंसर होगा। जल का वाष्प में बदलना परिवर्तन है इसका भौतिक परिवर्तन। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। केल्विन पैमाने में जल उबलता है, किसमें? केल्विन पैमाने में जल उबलता है। अब केल्विन पैमाना क्या है? ताप मापने का पद्धति है, ताप मापने का पैमाना, ताप मापने का क्या है? पैमाना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ताप मापने का जो पैमाना है वो केल्विन है। अगर हम मान लें कि कितने पैमाने हैं ताप मापने के, तो भाई साहब 4 है। कितने? 4। उन 4 को ध्यान रखो, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर फ़ारेनहाइट, फिर र्यूमर और फिर लास्ट में केल्विन। ये ताप मापने की 4 ही पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? 4। अब पूछा गया है केल्विन भाई साहब के बारे में, तो ये जब जमते हैं तो जमता है इनका 273 डिग्री केल्विन पर, और जब उबलता है पानी, केल्विन साहब ने ही अपना नियम दिया था, तो 373 केल्विन पर उबलेगा और जमेगा 273 केल्विन पर। तो आपको इनके नियम ध्यान रखना है। 273 केल्विन पर जमेगा और 373 केल्विन पर, यहाँ 373 होने हैं भाई साहब, 373 केल्विन पर, सॉरी 373 कितना होगा? 373 केल्विन पर पानी क्या होगा? उबलेगा। अब आ जाओ ऑप्शन पर। तो 373 केल्विन ही है और जल उबलता है, यही तो पूछा है हमसे। तो ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में केल्विन पैमाने में जल उबलता है। तो भाई साहब कितने में उबलता है? यहाँ 373 ऑप्शन में इतने में ही उबल जाएगा। 100 केल्विन दिया है, एक केल्विन साहब ने नहीं बताया कि हम 100 केल्विन पर कुछ करेंगे, ये तो बता रहे कहां से कहां तक, 273 पर पानी जमेगा और 373 पर पानी उबलेगा। इन्होंने अपने जो डिवाइडेशन किए वो 100 भाग बनाए, 273 से 373। अब या 80 के
हो ही नहीं सकता, या 100 सेल्सियस, तो ये है किसका, सेल्सियस साहब का। सेल्सियस साहब कहते हैं 0 डिग्री पे पानी जमेगा और 100 डिग्री पर पानी उबलेगा। तो ये इनका पैमाना है, अपन को सेल्सियस साहब का नहीं पूछा गया, केल्विन साहब का पूछा गया। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, देखिएगा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। जैसे आप घड़ी की चाबी भर दो, कभी कभी कोई आपकी भर दे चाबी, तो आप में कौन सी ऊर्जा होगी और घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी। अभी देखो आपके अंदर कौन सी निकलती है और घड़ी के अंदर। तो घड़ी की जो चाबी होती है उसमें संचित ऊर्जा हमेशा और हमेशा होती है स्थितिज ऊर्जा। कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा। और कोई आपकी चाबी भर दे, फिर देखो आप में वाइब्रेट कितने ज्यादा होते हैं, तीव्र गति से, गति पकड़ जाएंगे आप। क्या पकड़ जाएंगे, गति। तो हमें तो भाई साहब घड़ी की बात कर रहे हैं हम, तो राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। ए राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा गतिज ऊर्जा उन वस्तुओं में होती है जो गति करती हुई नजर आती है। जो वस्तुएं स्थिर हैं उनमें स्थिर गतिज ऊर्जा हो ही नहीं सकती। गति करने वाली वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होगी। प्रेशर जिनमें है वो दाब, समझ पाते हैं आप। तो स्थितिज ऊर्जा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। इसको हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, और काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो आप सभी जानते हैं दाब ऊर्जा को हम पास्कल से माप देते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, न्यूनतम संभवता तापमान होता है, मतलब सबसे न्यूनतम तापमान कितना होगा, ये पूछा गया है। अब अभी आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ते रहते होंगे इतना डिग्री इतना डिग्री, तो न्यूनतम कितना डिग्री तक हो सकता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस तक होता है न्यूनतम। कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, -100 सेल्सियस से ज्यादा होता है। 0 डिग्री 1 डिग्री कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो -273 ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। यही हमारा न्यूनतम तापमान है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। अब कौन सा विटामिन ऐसा है जिसका जलीय विलयन का रंग कैसा होगा, गुलाबी होगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है B12, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी। तो हमारा अगर गुलाबी बनाना है आपको, तो फिर विटामिन B12 चाहिए। विटामिन कौन सा चाहिए, B12। इनके विलयन में गुलाबी रंग होगा, तो राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा। अब B12 ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 में होगा ऐसा गुलाबी रंग। अगर विटामिन के की बात करें तो ये रक्त का थक्का जमाता है। इसका रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। तो विटामिन के, ये ध्यान रखना है, के को पूछा गया है, फ्लेम्बी क्वीन के नाम से इसको जानते हैं। विटामिन ए रतौंधी के काम आता है, रतौंधी आप जानते हैं विटामिन ए की कमी से होती है, रात में व्यक्ति को नहीं दिखता है, दिन में दिखता रहता है, रतौंधी है। रात में थोड़ी सा डाउन हुआ सूर्य, ढलने लगा सो उनको दिखना बंद, तो आपको रतौंधी से ग्रसित है, विटामिन ए की कमी है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। कौन सा नाम है, रेटिनॉल। तो वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखना। विटामिन सी से होता है स्कर्वी, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। तो आपको विटामिन सी खट्टे पदार्थों में प्राप्त हो जाएगा, सभी को खट्टे पदार्थों से विटामिन सी मिलेगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन के साथ ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, पीएच मान का निर्धारण किसने किया। सबसे पहले तो समझो पीएच मान का नाम, पीएच मान का नाम। तो पीएच मान का जो नाम है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसका, पीएच मान का।
अब पीएच मान अगर 7 हो, कितना हो 7.0, तो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। अगर पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से प्लस, 7 से अधिक, तो क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। अगर 7 से कम, 7 से कम हो तो होगा अम्लीय। क्या होगा? अम्लीय। जैसे इसके एग्जाम्पल हम लोग ले लें तो पानी उदासीन होता है। पानी कैसा होता है? उदासीन। तो पानी की जो प्रकृति है वो उदासीन, और पानी का जो पीएच मान है वो 7 ही होता है। वो कितना होता है? 7। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी का पीएच मान हमेशा और हमेशा 7 होता है। अगर इसमें कई सारी गैसेस मिल जाती है तो पानी कभी कभी अम्लीय हो जाता है। जैसे नार्वे में अम्लीय वर्षा होती है, और ये डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस। अगर पानी में अम्ल की मात्रा होती है तो काई खत्म हो जाती है, शैवाल खत्म होने लगता है। जहां पर पानी भरे रहने के कारण हरा चारा जन्म लेता है, वो हरा चारा फिनिश हो जाता है। तो आपको पानी से ध्यान रखिएगा, पानी का मान हमेशा 7 होता, उदासीन होता। क्या होता है? उदासीन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं ऑप्शनों पर। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन, जेम्स हटन, न्यूटन और कैवेंडिश। तो राइट आंसर होगा सोरेनसन ने किया। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सोरेनसन साहब ने पीएच मान का निर्धारण किया, और पीएच का फुल नेम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर 7 है तो उदासीन, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और 7 से कम है तो अम्लीय। ऑप्शनों पर बात कर लो। जेम्स हटन ने भूगर्भ विज्ञान के जनक हैं। भूगर्भ विज्ञान के जनक जेम्स हटन कौन है? भूगर्भ विज्ञान के जनक। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन ने क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोज करता। कैवेंडिश कौन है? हाइड्रोजन के खोज करता। तो आपको ये ऑप्शन भी ध्यान रखना है। सोरेनसन साहब पीएच मान के, जेम्स हटन भूगर्भ विज्ञान के, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के, कैवेंडिश हाइड्रोजन के। और ये कैवेंडिश साहब बहुत बार पूछ लिए गए। ये वाले साइंटिस्ट इतनी ज्यादा बार पूछे गए रेलवे ग्रुप डी की साइंस में कि अति से ज्यादा बार। तो आप बस वीडियो को अंत तक देखो, आपसे भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन से समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है ये। मनुष्य को सबसे ज्यादा ऊर्जा विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या प्रोटीन से, किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा की बात हो रही है तो ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी। किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। अगर विटामिन से बात करें, किससे बात करें? विटामिन से, तो हमारा इम्यूनो पावर ठीक ठाक होता है। विटामिन, कई सारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, कई सारे विटामिन आप लोगों ने पढ़े होंगे, ज्यादातर हरी सब्जियों से प्राप्त हो जाते। वसा से हम मोटे होते, फैट बढ़ता है, पेट के चारों ओर इकट्ठा चर्बी को वसा कहते हैं। प्रोटीन से मसल्स बनते हैं। प्रोटीन से क्या मिलते हैं? मसल्स। मनुष्य की बॉडी के मसल्स बनाना है तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ऊतकों में वृद्धि करता है। और प्रोटीन सबसे ज्यादा दाल, सोयाबीन, अंडे से हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आपके पास 4 आर्टिकल हैं वित्तीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 360, 352, 356। तो 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से। अगर कभी कोई पूछ ले राष्ट्रीय आपातकाल, तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से
356 का संबंध है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 356, नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो 352 और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंध है और 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेंगे। राज्य क्या करेंगे? ग्राम पंचायत का गठन और उनका चुनाव करवाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आपको चारों आर्टिकल ध्यान रखना है। 360 का संबंध है किससे? वित्तीय आपातकाल से, जो देश में अभी तक नहीं लगा। नेशनल इमरजेंसी देश में 3 बार लग चुकी है। तो आपको 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा। अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ही। तो अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को, तो देखिएगा अनुच्छेद 32 को कहा है अंबेडकर जी ने क्या? भारतीय संविधान की आत्मा। तो अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो आर्टिकल 32 है। कौन सा है? आर्टिकल 32। अगर हम सभी बात करें अनुच्छेद 17 की, तो इसमें छुआछूत का अंत। किसका? छुआछूत। पहले के लोग ऐसा करते थे, छुआछूत का अंत बताया गया है। छुआछूत का अंत बताया गया, इसी को बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत। इसको क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक किसकी परिभाषा? धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है अच्छे से। धन विधेयक के बारे में चर्चा की गई है 110 में। अनुच्छेद 32 अंबेडकर जी ने बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार था, तो यहाँ अंबेडकर जी ने बताया भारतीय संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। किसकी? क्षमादान की शक्ति। और क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति जी के पास होती है। किसके पास? राष्ट्रपति। अगर किसी को मृत्यु भी हो गई तो कम कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। उसका मतलब किसी को मृत्यु की सजा सुना दी गई तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं, मृत्यु को भी माफ कर सकते हैं। अगर किसी को उम्र कैद है तो उनकी सजा को कम भी किया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और पक्का अब तो फांसी हो ही गई है तो भी फांसी को रुकवा सकते हैं राष्ट्रपति जी। तो क्षमादान की शक्ति ओनली और ओनली किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 72 कहता है। अनुच्छेद 32 अंबेडकर जी ने आत्मा कहा है संविधान। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 17 छुआछूत के अंत से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे, देखिएगा। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति पूछी गई है ये भी। तो प्रारूप समिति के सबसे पहले तो लीडर का नाम ध्यान रखिएगा, अंबेडकर जी थे। कौन थे? अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के जो लीडर थे अंबेडकर जी थे। तो अंबेडकर जी को ध्यान रखिएगा। पूरे संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे पुरुष थे, तो आपको अंबेडकर जी ध्यान रखिएगा। संविधान के रचयिता अंबेडकर जी ही है। तो प्रारूप समिति के लीडर भी अंबेडकर जी थे और इनके साथ टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो आपका राइट आंसर होगा प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते? कभी कभी आपसे एक दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरी की पूरी श्रृंखला ऐसे ली जाती है, ऐसे कवर की जाती है कि किस किस टॉपिक से आपके परीक्षा में क्वेश्चन बनने वाले हैं, उस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और इसी श्रृंखला के आधार पर आपका पेपर भी आएगा। इस बात को विश्वास दिलाते हैं और आप कंटिन्यू पूरी प्रैक्टिस श्रृंखला को पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहें और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। जब ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ ले तो उनके लिए रिवीजन का भी समय दें और कंटिन्यूटी करें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? देखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डायरेक्ट आंसर होगा हमारा 28 फरवरी को मनाते। कब मनाते? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मनाया जाता है। अब देखो ऑप्शन है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस होता है यहाँ, तो जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और अगर 22 दिसंबर की बात कर लें तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, कौन सी गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध का बड़े दिन की बात करें, बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन तो होता है 21 जून। कब होता है? 21 जून। 21 जून बड़ा दिन और छोटा दिन 22 दिसंबर। कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। और हम लोग किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में ही है। कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो आपको ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे, देखिएगा, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ? मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो देहरादून से प्रकाशित हुआ। कहां से प्रकाशित हुआ? देहरादून से। कहां की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। किसकी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी के नाम से इसको जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? देवभूमि के नाम से। किसके नाम से? देवभूमि के नाम से। यहाँ पर और क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? गंगोत्री। यहीं पर कौन सा है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यहीं पर कौन सा है? सतोपंत ग्लेशियर। कौन सा है? सतोपंत ग्लेशियर भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड में ये केदारनाथ, क्या है? केदारनाथ। और यहीं पर है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। और वन अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? उत्तराखंड में ही है। और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र भी कहां है? उत्तराखंड में ही। और IAS की ट्रेनिंग भी मसूरी में, उत्तराखंड में ही होती है। तो आप उत्तराखंड में ये पहला हमारा संविधान क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। यहीं पर नई दिल्ली, देश की नई दिल्ली कैपिटल, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी यहीं पर IISS, और यहीं पर IIFM, और यहीं पर भारत भवन। यहीं पर क्या है? भारत भवन। अब ये ध्यान रखो, IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और भारत भवन भी कहां पर स्थित है? भोपाल में ही है। श्यामला हिल्स भी कहां है? भोपाल में। भोजताल भी कहां है? भोपाल में ही है। तो भोपाल में भोजताल सबसे बड़ा झील भी माना जाता है। तो भोपाल से बहुत सारे पॉइंट ध्यान रखना है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, जिसे आधुनिक चिड़ियाघर की उपाधि दी गई, और इसको 1972 में जिला बनाया गया। कब बनाया गया जिला? 1972 में। किससे अलग हुआ? सीहोर से अलग हुआ। तो भोपाल से बहुत सारे पॉइंट है। अजमेर राजस्थान राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान राज्य में। तो अजमेर को भी ध्यान रखो। हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिएगा, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जो संविधान संशोधन करते हैं, हमारा पूरा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और उसमें जो जो प्रक्रियाएं हम सभी करते हैं वो किसी ना किसी देश से ली गई होती है, और हमने सब देशों से मिला करके अच्छी अच्छी चीजों को अपने देश के संविधान में जोड़ा, और हमारा संविधान देश का और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। क्या बन गया? सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो आपको ध्यान रखना है, संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन से क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट। अगर हमें संशोधन करना है तो हम दक्षिण अफ्रीका से प्रक्रिया लिए हैं। और बात कर लेते, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए गए? नीति
निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्वों को भी ध्यान रखना है। कहां से लिए गए? आयरलैंड से। अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। संपत्ति पहले 7 थे, अब एक घटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो मौलिक अधिकार 6। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल की व्यवस्था। किसकी? आपातकाल की व्यवस्था। तो आपातकाल की व्यवस्था को भी ध्यान रखिएगा, जर्मनी से लिया गया है। और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। सावर समझ में आ रहा ना? ऐसा तो नहीं है आप कैटरीना बन गए तो तभी से कैटरीना बने बैठे हैं, घबराओ नहीं, अब तुम सावर ही बन गए हो। क्या बन गए? सावर। तो अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा इस श्रृंखला का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? देखिएगा डेट ऑफ बर्थ आपके पास है 5, 6, 7, 17। मुस्लिम लीग बहुत बार पूछा गया, ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और जो पूछा गया वही लिया है। 1906 में स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। कब हुई थी? 1906। अब देखिए 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। ये बहुत बार पूछा गया, बंगाल विभाजन। फिर इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना, इसमें कांग्रेस का बंटवारा। किसका? कांग्रेस का बंटवारा। तो कांग्रेस का बंटवारा भी हुआ। नरम दल और गरम दल आप सभी जानते ही होंगे। तो कांग्रेस का बंटवारा। और 1917 में गांधी जी का प्रथम आंदोलन, गांधी जी का चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, या हम कह देंगे प्रथम आंदोलन। और चंपारण कहाँ है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। तो आपको गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में चंपारण कर लिया था। क्या कर लिया था? चंपारण का आंदोलन। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रखना है। 5 में बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग, 7 में कांग्रेस का बंटवारा और 17 में गांधी जी का प्रथम आंदोलन। यही तक थी हमारी लास्ट श्रृंखला, लास्ट क्वेश्चन। आगे आपको कल फिर से एक नया वीडियो मिलेगा अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको ढूंढ करके लाएंगे, ये हमारा वादा रहा आपसे। बस वीडियो को अंत तक देखो और शेयर करो, बाकी पढ़ते रहो, सिलेक्शन लो और खुश रहो, मस्त रहो, मगन रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।